क्या इस बार सरकार इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीमेंट देने जा रही है? और मुझे लग रहा है इस बार भी मेरा अनुमान ये कहता है कि 2.25 से लेके कहीं 2.8 के बीच में हो सकता है। पिछली बार से बेहतर होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 2.57 पिछली बार था, तो कहीं 2.8 और 3 के बीच में कहीं जाके बात बन सकती है। तो ये 18,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति की तनख्वाह 68,940 हो जाएगी, लगभग 4 गुना तनख्वाह हो जाएगी। और अब समय आ गया है कि सरकारी एम्प्लॉइज को और प्राइवेट एम्प्लॉइज को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने का। नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़े एक अपडेट की, जहां पर नव भारत टाइम्स में जो है डॉक्टर शरद कोहली को बुलाया गया था, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, जो यहां पर अपनी राय यहां पर रखते हैं। तो चलिए इनके अनुसार जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं 8वें वेतन आयोग में। तो चलिए जानते हैं इनकी आवाज़ में सब कुछ। इस समय जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस बार जो है इंक्रीमेंट कितनी होने वाली है और फिटमेंट फैक्टर का जो मैजिकल न्यूमेरिक है कितना सेट होने वाला है। आपको क्या लगता है सर, आपके अनुमान क्या कहते हैं? अगर हम 7th पे कमीशन को लें, 2016 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आया था लगभग 2.57 था जी, यानी कि 2.5 से थोड़ा सा फालतू था। और मुझे लग रहा है इस बार भी मेरा अनुमान ये कहता है कि 2.25 से लेके कहीं 2.8 के बीच में हो सकता है जी, बहुत ज्यादा आप लेके चलेंगे 3.83 अगर आप लेके चलें जो डिफेंस एम्प्लॉयज ने दिया है। मैं कुछ और एजेंसीज के भी एस्पिरेशन देख रहा था, कुछ और एजेंसी जिसमें डिफेंस एम्प्लॉयज की है, उन्होंने 3.83 की बात करी है, सबसे ऊंचा उन्हीं का आया है। फिर जो ये पोस्टल एम्प्लॉयज हैं, जो FNPO जिसको हम कहते हैं, उनका 3.25 का आया है। और अगर आप AITUC देखें, जो कि बहुत एक्टिव है, आपको पता होगा लेबर के मैटर्स में बहुत एक्टिव दिखाई देती है एज ए यूनियन, उसमें उसने 3 का दिया है। और उसके बाद कुछ कंजर्वेटिव भी है, JNK एम्प्लॉयज की बॉडीज है, उन्होंने 2.86 से लेके 3.8 का दिया है। और मेरा ये मानना है कि करीब 2.25 और 2.8 के आसपास से बैठेगा। पिछली बार से बेहतर होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 2.57 पिछली बार था, तो कहीं 2.8 और 3 के बीच में कहीं जाके बात बन सकती है। तो इसको आप देखिए, इसको आसान तरीका इसको समझने का क्या है कि जो व्यक्ति जो बेसिक इस समय पे है, मान लीजिए वो हम 18,000 रुपए लेके चलते हैं, तो 18,000 रुपए पे कितनी बन जाएगी? मुझे लगता है लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई हमारी तनख्वाह 8th पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी। तो अगर हम 2.57 यानी कि 7th पे कमीशन का अगर राम लेके चले, जो पिछली बार आया था 2016 में, तो 18,000 लेने वाले की पे करीब 46,260 रुपए बन जाती है। और अगर हम 2.86 लेके चले, जो मेरा अनुमान है कि कहीं यहां पर जाके होगा 2.8 और 4 के बीच में हो सकता है। वैसे ज्यादातर जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं 2.25 और 2.8 के बीच में होगा, पर मैं थोड़ा सा दिलदार होके बात करता हूं, तो फिर आपकी 51,480 रुपए हो जाती है। और अगर जो डिफेंस एम्प्लॉयज ने राम सबसे ऊंची मांग की है 3.83, जिसका आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, तो ये सैलरी कहीं 68,940 हो जाती है, यानी कि 18,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति की तनख्वाह 68,940 हो जाएगी, लगभग 4 गुना तनख्वाह हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि सरकारी कर्मचारियों को सुविधा तो मिलती है, पर हाथ में जो पैसा आता है वो कम आता है। ये इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। और अब समय आ गया है कि सरकारी एम्प्लॉयज को और प्राइवेट एम्प्लॉयज को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने का। और यही मांग है कि अगर हम काम उतना करते हैं तो हमें प्राइवेट नौकरी में ज्यादा तनख्वाह मिलती है, सरकारी में ज्यादा नहीं मिलती। हालांकि सरकार में ये मानता हूं मकान मिल जाता है, अन्य सुविधाएं मिलती है, उसको हम जैसे हम कॉर्पोरेट भाषा में CTC कहते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। तो अगर कॉस्ट टू गवर्नमेंट, CTG बोले हम, कॉस्ट टू गवर्नमेंट, तो वो उतनी बुरी नहीं है। परंतु टेक होम सैलरी जो होती है, जो बेसिक सैलरी होती है आपकी, वो 18,000 बेसिक से शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है उसमें बदलाव आने की उम्मीद है। और हम सब जानते हैं कि ये आपको कहीं जून मिडिल ऑफ 2027 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा। और पर इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2026 से, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इफेक्टिव। तो एरियर्स वगैरह जो मिलते हैं, एरियर्स की भी बड़ी इंतजार रहती है सरकारी एम्प्लॉयज को, तो यहाँ कहीं जाके हिसाब बैठता है। अभी तो अटकलें हैं, देखिए अटकलें, मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 रियलिस्टिकली 2.5 और 3 के बीच में कहीं जाके सेटल होगा। जी बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए 2 तरह की बातें चल रही हैं और 2 तरह की स्थितियां हैं, और जो एक आशंका मन में बनी हुई है और खासतौर से उत्सुकता जो केंद्रीय कर्मचारियों के मन में है इस बात को लेकर के है, भाई जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरीके से, तो उस महंगाई पर जो है को ध्यान में रखा जाए।
तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ही जो फिटमेंट फैक्टर है उसको सेट किया जाए। अब जो हाईएस्ट डिमांड है इनकी 3.83 की तो है, लेकिन सर क्या मौजूदा हालात में, जबकि सरकार के सामने इतनी वित्तीय चुनौतियां हैं और सरकार जो है कई और तरह की अंतर्राष्ट्रीय मसलों से भी जूझ रही है, और खासतौर से अभी जो हालिया स्थिति है ईरान के साथ, अमेरिका के साथ जो सारा झड़पें चल रही हैं, तो हॉर्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो आपको लगता है सर कि क्या 2.57 के आंकड़े को रेस कर सकता हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2.86 तक जा सकता है, तो क्या मौजूदा हालात में संभव लगता है आपको? देखिए, हम ये जो महंगाई का पूरा फेज रहा, क्योंकि महंगाई पर ही आधारित होता है फिटमेंट फैक्टर। आपको पता है कि कितना इस 10 साल के दौरान कितनी महंगाई पर एनम बढ़ी। तो हम महंगाई के 2-3 फेसेस एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको राम बता सकता हूँ। 2-3 फेसेस। पहला फेज 2016 से 2020 का था। उस दौरान में महंगाई मॉडरेटेड थी 3-4% के आसपास। फिर जब कोविड आया तो कोविड के फौरन बाद आपको महंगाई थोड़ी बढ़ती दिखी। हम 6-7-8 तक भी गए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर जब रशिया यूक्रेन का युद्ध आया तब थोड़ी सी महंगाई एलिवेटेड रही। फिर आप पिछले 2-3 साल से अगर ये जो युद्ध वाला फेज है ईरान वाला, इसको निकाल दे तो महंगाई एक समय ऐसा भी था जब महंगाई 0 के आसपास आने लगी थी। तो ऑन एन एवरेज इसको निकाल के देखा जाता, मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज 3 से थोड़ा नीचे अगर हम लेके चले तो वो रीजनेबल एस्टिमेट होगा। अगर 3 तक भी चला जाता है तो भी रीजनेबल एस्टिमेट होगा। मतलब 3.8 तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कहीं 2.75-3 के आसपास जो है वो एक सेटल होता है। क्योंकि अगर आप महंगाई का साल ब साल 2016 से लेके 2026 तक साल ब साल एवरेज निकालेंगे तो लगभग वो उतनी निकल के आती है। दूसरा इसमें यह भी बात है राम, के महंगाई की जो हम आंकड़े निकालते हैं वो एक बास्केट ऑफ गुड्स पे होता है। अब बास्केट ऑफ गुड्स वो भी समय समय पर उसकी परिभाषा बदली गई है। अब जो महंगाई की हमारा सीपीआई का आंकड़ा आता है उसमें काफी कुछ कवरेज है, पर पहले जो आता था बेस ईयर भी डिफरेंट था। तो इसलिए महंगाई के आंकड़े से एक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड, प्राइवेट सेक्टर से मैच करता हुआ बहुत सारे इसमें फैक्टर्स जो है वो पे कमीशन इसमें कंसिडर करता है। खाली महंगाई ही नहीं होता है, एक आम सरकारी एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसको अन्य सुविधाएं किस प्रकार की दी जा रही हैं। दूसरा ये होता है कि इसी रैंक पे अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहा होता इसी पोजीशन पे, ये भी देखा जाता है कि उसको कितनी मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं और तब इसको फिटमेंट फैक्टर को निकाला जाता है। इसीलिए फिटमेंट फैक्टर आपको इतनी ऑड फिगर में दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा 2016 में 2.57 था, अब 2.57 बिल्कुल देखिए कितना पिन पॉइंटेड है, कितना प्रिसाइज है। तो हर फैक्टर की वेटेज भी अलग होती है। इन्फ्लेशन की वेटेज अलग होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वेटेज अलग होती है, लिविंग स्टैंडर्ड की वेटेज अलग होती है। उसके अलावा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में एट पार की वेटेज अलग होती है। तो इन सब चीजों को मिला के देखा जाएगा, पर मुझे कुल मिला के मुझे लग रहा है कि सरकारी एम्प्लॉइज को निराशा नहीं होगी, ऐसा मुझे नजर आता है। जी बिल्कुल। और सरकार तो जो भी निर्णय लिया जाएगा। जी चलते चलते बस एक छोटा सा सवाल सर आपसे, और एक जबरदस्त चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि 2029 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले जो है देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट जो है फील गुड जरूर करवाना चाहेगी, क्योंकि उनकी भी बड़ी संख्या है। तो ऐसे में ये वाला फैक्टर कितना काम कर सकता है? क्या वाकई, अब क्योंकि मोदी सरकार पहले से बोलती रही है कि हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो है वो देश को चलाने वाली मशीनरी हैं, तो अपनी इस मशीनरी को वो फील गुड जरूर करवाना चाहेंगे, और खासतौर से 2029 का चुनाव है उसके बाद। तो आपको ये इस वाले फैक्टर में कितना दम लगता है सर? देखिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो करीब 50 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी हैं और इनसे थोड़े ज्यादा पेंशनर्स हैं, इनसे ज्यादा ही हैं। तो कुल मिला के हम करीब 1.25 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देख रहे हैं। 4 से 5 इनके परिवार के मेंबर्स मिला लीजिए आप, तो कुल मिला के हम करीब 5 से 6 करोड़ की आबादी इस पूरे के पूरे निर्णय से प्रभावित होती है। अगर मैं गलत एस्टिमेट नहीं लगा रहा हूं तो आप इस तरीके से, क्योंकि 4 से 5 मेंबर्स हम लगा के चलते हैं, तो करीब 5 से 6 करोड़। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सरकार के दिमाग में होगा ये बात। पर सरकारी कर्मचारी, देखिए राम, सबसे पहले वो लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि सरकार के पास क्या लिमिटेशंस है। मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पर सरकार के पास जो लिमिटेशंस होती हैं, जो इस समय सरकार के ऊपर पाबंदियां हैं फिस्कल उस पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त नहीं है। ये तो ईरान यहाँ पर अगर दोस्तों आपने शायद देखा ईरान डॉक्टर युद्ध ना शरद होता कोहली को, जिन्होंने तो मैं बताया आपको कि फिटमेंट फैक्टर जो इस है यहाँ समय पर कितना रह शायद सकता 3 है। साढ़े 3 बाकी के बीच साथियों में भी आप बोलने अपनी में मुझे राय जो है यहाँ पर हिचकिचाहट बता नहीं सकते होती। हो मैं कि आपको जो बड़ी बात जियो कह रहा हूँ। पॉलिटिकल पर सिचुएशन क्योंकि है इस ईरान समय, युद्ध ने उनको ध्यान जो में रखते फिस्कल हुए, बैलेंस और शीट क्या है, यहाँ पर देखिए देखिए 10 खर्च साल तो में एक बार तेल वेतन आयोग कहते आता हैं है, तिलों में से तो निकलता क्या है, सरकारी खर्च तो वहीं से कर्मचारियों निकलेगा। को इस तो चीज को ध्यान में इसलिए रखते हुए जो शॉर्ट युद्ध की टर्म वजह पे से मुझे लग जो रहा है यहाँ कि पर कहीं वो पौने चलते रहते 3 हैं छोटे मोटे और युद्ध, तो 3 के क्या बीच में कहीं ये इससे यहाँ फैक्टर पर जो वेतन निकल कर आयोग आएगा। है, इनके जो लाभ है, इनसे वंचित रखना चाहिए? क्या फिटमेंट फैक्टर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है? आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयज़ की पाठशाला को।